Hello friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to provisions, contingent liabilities and contingent asset, that is Indian Accounting Standard 37 Part 2. तो आज का टॉपिक हमारा प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स रिलेटेड है, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में, इसके पार्ट 1 में हमने सम ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस स्टैंडर्ड का क्या स्कोप है, क्या क्या इस स्टैंडर्ड के अंदर में आता है और क्या क्या आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स है. देन वी हैड डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, लाइक प्रोविजंस का क्या डेफिनेशन है, कंटीजेंट एसेट्स का क्या डेफिनेशन है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज का क्या डेफिनेशन है. देन वी हैड डिस्कस हाउ द मेजरमेंट एंड प्रिंसिपल्स, मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन कैसे किया जाता है प्रोविजंस को, और कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट एक और बैलेंस शीट आइटम है जिसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं बुक्स में, बट इसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रोविजंस को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस द measurements of the provisions, how we will measure the provisions को कैसे measure किया जाए. प्रोविजन जनरली हम लोग करते हैं बिकॉज इट इज, प्रोविजंस क्या है, एक लाइबिलिटी है ड्यू टू, बिकॉज उसका टाइमिंग और अमाउंट दोनों ही अनसर्टेन है. बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द टाइमिंग एंड अमाउंट, इसको हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं. तो एस्टिमेटेड बेसिस भी वो एस्टिमेटेड बेसिस जो कि बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस जो होता है उसको, उस बेसिस पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोविजंस को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं. तो मेजरमेंट्स के लिए चार क्राइटेरियाज है, 4 क्राइटेरियाज आर देयर, लाइक बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस, then there is a present events, then there is a future events and disposal of the assets. So let's, पहला मेजरमेंट है प्रोविजंस का बेस्ट एस्टिमेट. बेस्ट एस्टिमेट मतलब बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस which will take into consideration while determining the, while measuring the provisions, because the amount or timing is not certain, it is a liability of uncertain amount and timing. तो इसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस यूज करते हैं. बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस भी क्या होता है, so the amount provided should be the best estimate at the end of the reporting period of the expenditure required to settle the obligation. जो भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे बुक्स में ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस, एज पर इंडेक्स 37 बोलता है, बेस्ट एस्टिमेट refers to the amount that an entity would rationally pay to settle the obligation at the end of the reporting period or to transfer it to a third party at that time. मतलब बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस क्या है, हम लोग उस वैल्यू पे एस्टिमेट करेंगे जो कि एंटिटी उसको सेटल कर सके और उस ऑब्लिगेशन को सेटल कर सके एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. सो द एस्टिमेट्स ऑफ द आउटकम एंड फाइनेंशियल इफेक्ट आर डिटरमाइंड बाय द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. उसको कौन जज मतलब डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा. बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस को डिपेंड ऑन द आउटकम, और उसको मैनेजमेंट ही डिटरमाइन करेंगे. मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी विल डिटरमाइन दैट द एस्टिमेट्स ऑफ द आउटकम किस एस्टिमेटेड बेसिस पे फाइनेंशियल में इफेक्ट देंगे उसका. सो द एस्टिमेट्स ऑफ द आउटकम एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स आर डिटरमाइंड बाय द जजमेंट of the management of the entity. Only management of the entity will decide at which estimated practice they will recognize the provisions in the books. So best estimate needs to be calculated. तो प्रोविजंस को तो बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, पर बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस है क्या, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसका एक मेथड है जो कि वो एज पर द एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच पे कैलकुलेट किया जाता है. तो बेस्ट एस्टिमेटेड एस्टिमेट्स को जो रिकॉग्नाइज करता है मैनेजमेंट प्रोविजंस को,
उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच लगाया जाता है. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इज यूज्ड to measure the provisions when large population of items are involved. The obligation is estimated by weighing all possible outcomes by their associated probabilities. Means the expected value method is used to measure the provisions. Which method is used to measure means best estimate needs to be calculated on the basis of expected value measure approach, and expected value method is used to measure the provisions. So measurement of provisions is done by expected value method, and the expected value method is of two types, that is probability weighted approach and most likely approach. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच भी दो तरह का होता है. एक तो प्रोबेबिलिटी वेटेड अप्रोच होता है और एक मोस्ट लाइकली अप्रोच होता है. अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हम कौन सा अप्रोच यूज करें अपने प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. जब आउटकम मल्टीपल होगा कोई भी इवेंट का, तब मैनेजमेंट बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी वेटेड अप्रोच यूज कीजिए फॉर रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविजन. अगर आउटकम सिंगल आउटकम है, लाइक मोस्ट लाइकली अप्रोच उसको यूज करेगा. मीन्स बाइनरी आउटकम ऑफ एन इवेंट मीन्स द आउटकम इज इवन यस या नो. जो रिजल्ट है ऑकर या तो ऑकर होगा या नॉन ऑकर होगा, मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल डिपेंड्स पे यस या नो पे डिपेंड करता है. आउटकम इज नॉट मल्टीपल इन केस ऑफ मल्टीपल मोस्ट लाइकली अप्रोच. So expected value approach is bifurcated into two parts, that is probability weighted approach and most likely approach. Probability weighted approach is depend on the multiple outcome of the events, that is for example warranty obligation, and most likely approach is depend on the binary outcome of the events, for example clean environment. This is to be best estimated practice is to be explained with the help of example. uh, Example is company A sell a product with 1 year warranty. The number of the products sold during the year 2022 were 6 lakhs units. Cost of repair of one item, अगर अगर कॉस्ट ऑफ रिपेयर पर आइटम इज, अगर माइनर डिफेक्ट है तो ₹200 और मेजर डिफेक्ट है तो ₹600. ड्यू टू द पास्ट प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट स्टैटिस्टिक के हिसाब से अगर कुछ कंपनी एस्टिमेट करता है कि हमारे नो डिफेक्ट्स फॉर द 75% गुड, 75% गुड जो हमारे सोल्ड हुए उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं आना चाहिए. 20% ऑफ द गुड्स जो हमारे सेल हुए उसमें माइनर डिफेक्ट आना चाहिए, और जो 5% हमारे गुड्स हुए उसमें मेजर डिफेक्ट्स होना चाहिए. सो कंपनी एस्टिमेटेड बेसिस पे बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस के ऊपर, जो कि बिकॉज यहाँ आउटकम इज मल्टीपल आउटकम इज देयर, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्रोच कंपनी ने यूज किया है इन ऑर्डर टू मेजर द प्रोविजन. तो रिकॉग्नाइज करेगी अपने प्रोविजंस को. एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच ऑफ द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम सोल्ड, दैट इज जहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट्स आर देयर, जो कैलकुलेट बिकॉज 6 lakhs यूनिट्स उन्होंने सेल किया है, उसका 75% विच मीन्स 75% of 6 lakhs, which is 4,50,000 units. So 4,50,000 units, there is no defect. So the past statistic के हिसाब से उस पर कोई भी प्रोविजन नहीं किया जाएगा. माइनर डिफेक्ट से 6 lakhs यूनिट्स पे 20% का प्रोविजन है, मतलब 6 lakhs यूनिट्स पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20% गुड्स उसमें माइनर डिफेक्ट होंगे, तो उसको 200 रुपीज के हिसाब से पर यूनिट पे प्रोविजन किया जा रहा है. तो 6 lakhs यूनिट्स इंटू 20% ऑफ दैट इंटू पर यूनिट पे जो कॉस्ट आ रहा है, जैसे 200 रुपीज पर यूनिट पे अगर माइनर डिफेक्ट है तो उस पे कॉस्ट आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे 2 crore 40 lakhs. देन मेजर डिफेक्ट्स अगर है, मेजर डिफेक्ट 5% ऑफ द गुड्स में है, 5% ऑफ 6 lakhs, दैट इज 30,000 यूनिट्स. 30,000 यूनिट्स पे मेजर डिफेक्ट हो सकता है,
तो उस पर 600 रुपीज़ करके प्रोविजन किया जाएगा, बिकॉज मेजर डिफेक्ट्स का जो कॉस्ट है ₹600 ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट किया है। तो टोटल प्रोविजन जो करेंगे वो प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4,20,00,000 का प्रोविजन किया जाएगा, क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर वारंटीज को। So this is the example of the best estimated practice on the basis of probability approach. Probability approach जब लगाया जाता है जबकि multiple outcome of the events है, जो कि हम लोग ने अभी एग्जाम्पल में देखा, एंड मोस्ट लाइकली अप्रोच जहाँ के आउटकम सिंगल है, सिंगल आउटकम या तो हाँ या ना, तो उस केस में मोस्ट लाइकली अप्रोच लगाया जाता है इन ऑर्डर टू estimate or in order to measure the मेथड इज सेकेंड मेथड मेजरमेंट का प्रिंसिपल्स है प्रेजेंट वैल्यू रूल, कि आपने बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस से आउटकम को मेजर किया। दूसरा मेथड है कि प्रेजेंट वैल्यू रूल, जहाँ पे आपको लगता है कि वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द टाइम वैल्यू मनी इज मटेरियल, the amount of provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation। जैसे कि एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन के केस में हम लोग ने किया था कि हम लोग को पता है कि आज से 10 साल बाद हमारा ये ऑब्लिगेशन अराइज होगा, तो उस ऑब्लिगेशन को हम आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाएं, एंड बाय यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रोविजन क्रिएट हो रहा है वो मोर देन 1 ईयर से ज्यादा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल मीन्स जहाँ पे जो ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है वो आफ्टर 1, जहाँ की टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल मीन्स जो ऑब्लिगेशन अराइज होगा वो आफ्टर 1 ईयर होगा, मतलब 1 साल या 1 साल के बाद होगा, तो उसका इफेक्ट देने के लिए प्रेजेंट वैल्यू रूल यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। तो हम लोग जब प्रेजेंट वैल्यू को यूज करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि आज के डेट में हमारा प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम लोग ने जो रिकॉग्नाइज किया है, सपोज हम लोग ने आज 3 साल बाद हमारी लाइबिलिटी जो होगी उस वैल्यू पे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि उससे कम में रिकॉग्नाइज करेंगे। हम लोग तो उससे कम में रिकॉग्नाइज करेंगे, अभी रिकॉग्नाइज करेंगे अगर अपने बुक्स में, तो उससे कम में रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तब जाके वो आज के 3 साल बाद जो भी ऑब्लिगेशन आएगा उसको पे ऑफ किया जाएगा। जैसे कि इन एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो राइज हो रहा है एट द टाइम ऑफ 10 साल के बाद, जो डिसमेंटल कॉस्ट 1 करोड़ रुपया हमको पेमेंट करना है, उसका हम आज के डेट में उसको डिस्काउंट करके लाएंगे, तो वो हम 1 करोड़ में रिकॉग्नाइज करेंगे कि उससे कम में उससे कम में ही रिकॉग्नाइज करेंगे हम, तब उस पर इंटरेस्ट लगा के वो 1 करोड़ जाएगा 10 साल बाद। तो वही बात है कि हम लोग जो रिकॉग्नाइज करेंगे आज 10 साल बाद, उसका अभी से प्रोविजन करना है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू रूल है। तो और जो डिस्काउंटिंग रेट पे जिसपे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना, उसको कैलकुलेट करते हैं प्रोविजंस को प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए, वो डिस्काउंट रेट प्री टैक्स को उसको प्री टैक्स रेट ही माना जाता है। उस पर हम लोग अलग से टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे कि जैसे 10% का अगर रेट है तो उस पर 30% लगा के हम लोग उसको 7% पे डिस्काउंट रेट नहीं मांगे, 10% रेट ही प्री टैक्स रेट को मान लेंगे कि वो प्री टैक्स रेट ही है, that reflects current market assessment of the time value of the money and the risk specific to the liability. This is to be explained with the help, जैसे ये 6% रेट है इन दिस एग्जाम्पल, वो प्री टैक्स रेट ही माना जाएगा। इसको हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसको डिस्काउंट 30% लगा के इसको कम करके उस फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नहीं, ये जो रेट दिया गया है, ये डिस्काउंटिंग रेट जो बोरोइंग रेट है, वो प्री टैक्स रेट ही माना जाएगा। So this is to be explained with the help of example. The company has estimated that the settlement of a legal obligation will give rise to a gross cash outflow of INR 10 lakhs in 3-year time.
The gross interest rate on the government bond maturing in 3 year time is 6%. Calculate the amount of provisions to be provided. The company has estimated that the settlement of legal obligation will give rise to a gross cash outflow of 10 lakhs in 3 year times. मतलब 10 साल बाद ये 10 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो होगा. ये लीगल ऑब्लिगेशन है टू सेटल द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी का लाइबिलिटी है कि आज 3 साल बाद हमको 10 लाख रुपए पेमेंट करना है. तो उसका आज के डेट में हम बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? हम तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे. 3 साल बाद हमको 10 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो उसको हम आज बुक्स में कैसे दिखाएंगे? आज तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा ना. तो प्रेजेंट वैल्यू का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, एज पर द गवर्नमेंट मेच्योरिटी बॉन्ड के हिसाब से, गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया उसके हिसाब से इन 3 years टाइम इज 6%. गवर्नमेंट के हिसाब से द ग्रॉस इंटरेस्ट रेट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड मेच्योरिंग इन 3 year टाइम इज 6% एज पर दिस क्वेश्चन. सो हमको प्रोविजन को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल बाद हमको 10 लाख रुपया पेमेंट करना है. तो आज की डेट में हम बुक्स में क्या रिकॉग्नाइज करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट 6% है? तो अमाउंट पेएबल आफ्टर 3 years हमको पता है कि हमको 10 लाख रुपया पेमेंट करना है. डिस्काउंट रेट हमको पता है 6% है. तो प्रेजेंट वैल्यू हमको लाना है. तो 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1 + 6% से टू द पावर 3 years. कितना साल बाद हमको जो पेमेंट करना है वो टू द पावर 3 years. तो मेरे को आज के डेट में हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज ऑन ईयर 1 हम रिकॉग्नाइज करेंगे 8,39,619. तो 0 years में हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे. ईयर 1 के ईयर 2 ईयर 3 इंटरेस्ट उस पर लगता जाएगा. 8,39,619 रुपीज हम आज की डेट में रिकॉग्नाइज करेंगे. इसके 1 साल बाद उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट 6%, जो कि 50377 होगा. तो ऐसे हर साल तीनों साल हम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे. तो मेरा एट द एंड ऑफ ईयर 3 मेरा 10 लाख रुपया हो जाएगा. तो उसको हम पेमेंट कर देंगे. ये मेरा ऑब्लिगेशन है, एंटिटी का ऑब्लिगेशन है कि वो 3 साल बाद उसको 10 लाख रुपया पेमेंट करना है. तो आज के डेट में वो क्या प्रोविजन क्रिएट करे अपने बुक्स में. तो अकाउंटिंग एंट्री ये होगी कि बुक्स में एंटिटी की अकाउंटिंग एंट्री होगी प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो कि 8,39,619 है, टू प्रोविजन लाइबिलिटी, दैट इज 8,39,619. और इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगा. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50,377 टू प्रोविजंस फॉर लाइफ. ईयर वाइज हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या ओपनिंग बैलेंस है, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट लगा, क्या क्लोजिंग बैलेंस है. तो ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस जो 8,39,619 है उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट लगा एट द रेट 6%, तो वो हो गया 50,377. और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 8,89,996. सेकेंड ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट लगा, उस फिर क्लोजिंग बैलेंस हो गया 9,43,396. एंड थर्ड ईयर में ये 9,43,396 ओपनिंग बैलेंस, फिर उस पे 6% इंटरेस्ट. तो एट द एंड ऑफ ईयर 3 द अमाउंट विल बी 10 लाख, जो कि हम लोग को मतलब एंटिटी को पेमेंट करना आफ्टर 3 years. सो वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू में. तो ये प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है. नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है. कोई भी मेजरमेंट जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है. फ्यूचर इवेंट क्या है? फ्यूचर इवेंट दैट मे अफेक्ट द अमाउंट required to settle the obligation shall be reflected in the amount of the provision when there is a sufficient objective evidence that they will occur. फ्यूचर इवेंट जैसे कि हम लोग ने वो वाला इंडेक्स पढ़ा था ना कि इवेंट्स ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसकी उसी तरह से ये कुछ है कि अगर कोई भी इवेंट हमको पता है, वहां पे हमारा मतलब प्रोबेबिलिटी है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, हमको पता है कि ये इवेंट ऑकर होगा. वहां पे प्रोबेबिलिटी है 90%, 95% वर्चुअल सर्टेनिटी है दैट दिस इवेंट विल ऑकर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट.
तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना बुक्स में एट द रिपोर्टिंग डेट। इन द सेम वे अगर हमको ये फ्यूचर इवेंट के बारे में पता है कि ये इवेंट मतलब होगा, हमको इसके बारे में वर्चुअल सर्टेनिटी है कि ये इवेंट विल ऑकर, देन हम उस इवेंट को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज अ प्रोविजन। दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द इफेक्ट ऑफ अ पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन। सपोज कोई न्यू लेजिस्लेशन आने वाला है, कोई सपोज कोई न्यू अनाउंसमेंट्स आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका कि हमको इफेक्ट देना अपने बैलेंस शीट में, और हमको ये पता है कि ये इफेक्ट देना पड़ेगा, इसका 100% चांसेस है, 95% वर्चुअल सर्टेनिटी है कि ये पास होगा ये लेजिस्लेशन, तो हम इसका अपने बुक्स में रिकॉग्नाइजेशन एज अ प्रोविजन कर लेंगे। द इफेक्ट्स ऑफ द पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन in measuring an existing obligation when sufficient objective evidence exist। जहाँ पे sufficient मेरे पास objective evidence exist है कि legislation is virtually certain to be enacted, कि virtually certain है कि legislation draft हो गया, अब इसमें सिर्फ ऑफिशियल गैजेट लगना बाकी है, मतलब उनका अप्रूवल बाकी है, तो वो अप्रूवल देते ही ये इनैक्ट हो जाए। तो वही बात है कि बिल पास होने वाली है, जैसे कि अपने हमको पता है कि ये ड्राफ्ट ऑब्लिगेशन है, ये ड्राफ्ट जो लेजिस्लेशन है ये इनैक्ट होगा ही, तो 100% चांसेस है कि इट विल इनैक्ट, तो हम उसका प्रोविजन कर लेंगे, एंटिटी विल मेक अ प्रोविजन ऑफ दैट। दिस इज टू बी एक्सप्लेन। ये फ्यूचर इवेंट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी जानेंगे, थोड़े समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज एक्स केमिकल लिमिटेड इंगेज इन केमिकल इंडस्ट्री। एक्स केमिकल इंडस्ट्री है जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो कि बिकॉज वो केमिकल प्रोड्यूस करती है, उससे एनवायरमेंट को डैमेज होता है, विल कॉज एनवायरमेंटल डैमेज बाय डंपिंग वेस्ट इन द रिवर नियर इट्स फैक्ट्री। उसका केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसके कारण रिवर्स को मतलब एनवायरमेंटल डैमेज होता है, रिवर्स पोल्यूट होता है, तो इट डज नॉट, और वो क्या करती है ना कि वो क्लीन अप भी नहीं करवाती है, वो अपने रिवर को पोल्यूट कर देती है और उसको क्लीन भी नहीं करती है, तो इट डज नॉट क्लीन अप बिकॉज देयर इज नो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। कोई एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन भी नहीं है और कोई कंस्ट्रक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है एंटिटी का, और कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो दोनों तरफ से कंपनी का कोई लीगल मतलब लाइबिलिटी नहीं है, तो क्या वो मतलब क्या करे फिर। इट डज नॉट क्लीन अप बिकॉज देयर इज नो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग क्लीनिंग अप एंड एक्स केमिकल लिमिटेड इज कॉजिंग डैमेज। वो रिवर को डैमेज कर रही है फ्रॉम लास्ट 40 years। तो अब क्या गवर्नमेंट ने ये पास किया प्रोविजन 31 मार्च 2022, कोई भी फैक्ट्री रिवर को डैमेज करता है तो उसको क्लीन अप कराना पड़ेगा, ये लेजिस्लेशन। तो गवर्नमेंट ने देखा तो फिर उसने एज ऑन 31 मार्च द स्टेट लेजिस्लेचर हैज पास्ड अ लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग ऑल पोल्यूटिंग फैक्ट्री टू क्लीन अप द रिवर वाटर ऑलरेडी कॉन्टेमिनेटेड। जो आप 40 साल से उसको कॉन्टेमिनेट कर रहे हो उसको क्लीन अप कीजिए, और गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेजिस्लेशन पास किया जो कि सिर्फ उसमें वो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है, बट उस पे ऑफिशियल गैजेट का ओनली द अप्रूवल ऑफ ऑफिशियल गैजेट इज पेंडिंग, ओनली नोटिफिकेशन इज पेंडिंग, तो वो ड्राफ्ट है। तो क्या कंपनी एक्स लिमिटेड जिसको पता है कि ये लेजिस्लेशन ड्राफ्ट हो चुका है और ये पास भी हो जाएगा इन फ्यू डेज, तो वो क्या 31 मार्च 2020 को इसका प्रोविजन करेगी? आंसर इज यस, उसको प्रोविजन करना है, बिकॉज यहाँ पे वर्चुअल सर्टेनिटी है कि गवर्नमेंट ने ये लेजिस्लेशन को पास कर दिया है, ओनली फॉर्मल नोटिफिकेशन इज पेंडिंग, तो वो फॉर्मल नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, तो कंपनी इन दिस केस कंपनी विल मेक द प्रोविजन इन द बुक्स टू क्लीन अप द environment, टू क्लीन अप द रिवर। सो द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? जब दी कि एंटिटी ने वाटर को कॉन्टेमिनेट किया था, पोल्यूट किया था रिवर को, तो वो वहीं से
ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ द वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, जब लेजिस्लेशन पास हुआ तो वहां पे वर्चुअल सर्टेनिटी आ गई कि ये जो लेजिस्लेशन है उसके कारण ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया है. देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी that the entity will clean up the river, and there is a virtual certainty that the outflow is certain. Outflow of the resource होना ही है. So it is possible to arrive at best estimated cost for cleaning up the activity. तो best estimated practice को use करके उन लोगों ने provision करना ही पड़ेगा. So a provision should be recognized in the books X chemical for the period 21-22. अब next approach is expected disposal of the assets. Provision generally होता है losses का. Provision अगर entity को पता है कि हमारा ये provision is a liability of uncertain amount and timing. आज से 10 साल बाद मेरा ये खर्चा लगेगा तो उसका प्रोविजन हम अभी कर ले, तो वो प्रोविजन जनरली होता है लॉसेस का, एक्सपेंडिचर का. अगर हमको पता है कि आज से 10 साल बाद अब हम अपने एसेट को डिसमेंटल करेंगे, जो हमने एआरओ क्रिएट किया था, आज से 10 साल बाद अब हम जब अपने एसेट को डिसमेंटल करेंगे और एंटिटी को पता है कि वो डिसमेंटल करने के बाद उस पर जो खर्चा लगेगा उसको उसी फॉर्म में लाने के लिए, तो वो खर्चा का तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसका प्रोविजन कर लेगा, लेकिन जो डिसमेंटल करने के बाद जो उसका स्क्रैप रहेगा उसको वो सेल करेगा. उस स्क्रैप को जब सेल करेगा तो उससे कुछ गेन अराइज होगा, तो वो गेन को भी क्या उसका भी प्रोविजन करेगा. इंडेस 37 बोलता है नहीं, आपको सिर्फ लॉसेस का प्रोविजन करना है. अगर कुछ आपका डिस्पोजल ऑफ द एसेट से कुछ गेन अराइज होता है तो उसका कोई भी प्रोविजन करने का दरकार नहीं, ना आपको प्रोविजन से लेस करने का दरकार है. तो आपको सिर्फ लॉसेस का ही प्रोविजन, सिर्फ खर्चा का ही प्रोविजन दिखाने का दरकार है. आपको कुछ अगर एसेट सेल करके स्क्रैप वैल्यू पे कुछ गेन होता है तो उसका कोई भी प्रोविजन करने का दरकार नहीं. तो expected disposal of the asset, gain from the expected disposal of the asset shall not be taken into account in measuring a provision. मतलब कुछ गेन होता है, अगर हम आज से 10 साल बाद अपने एसेट को डिसमेंटल किए, डिसमेंटल के बाद वो एसेट स्क्रैप हो जाता है, स्क्रैप को सेल किए, उससे कुछ गेन आया, तो गेन वो हमको उसका प्रोविजन नहीं करना है. This is to be explained with the help of example. Suppose at the end of year 2021, an entity is demonstrably committed to the closure of some facilities, having drawn up a detailed plan and made appropriate announcement. The expected plan of the impact of the plan is as follows. Particulars 2022 and 2020. Committed closure cost. अब एंटिटी अपने बिजनेस को बंद कर रही है तो कमिटेड क्लोजर कॉस्ट है 10 लाख रुपया, एंड अगर उस एंटिटी को बंद करेगी, क्लोज कर देगी, तो उसका खर्चा तो लगेगा 10 लाख रुपया, और ना उसका जो प्रॉपर्टी को सेल करके उससे कुछ गेन भी होगा तो वो 2 लाख रुपया. तो क्या वो दोनों का प्रोविजन करेगी? आंसर इज नो. सिर्फ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट द ईयर एंड 2021, वो 10 लाख रुपया का ही प्रोविजन करेगी. द इग्नोरिंग डिस्काउंटिंग, द एक्सपेक्टेड गेन जो 2 लाख रुपए का हो रहा ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज डेल्ट विथ सेपरेटली अंडर द डी रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया इन इंडेक्स 16. अगर कुछ ऐसा डी रिकॉग्नाइज होता है, वो इंडेक्स 16 में बोलता है कि डी रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आप सेपरेटली एसेट डी रिकॉग्नाइज, इनकम फ्रॉम एसेट डी रिकॉग्नाइजेशन या गेन उसको दिखाइए, और जो आपका क्लोजर कॉस्ट है, मतलब प्रोविजन आपको सिर्फ क्लोजर कॉस्ट का ही करना. नाउ रिम्बर्समेंट. रिम्बर्समेंट क्या होता है और रिम्बर्समेंट को मेजर कैसे किया जाता है? रिम्बर्समेंट क्या है? In case of expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when and only when it is virtually certain that the reimbursement will be received if the entity settled the obligation.
इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सप्लायर हो, आपने सप्लाई किया कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू द कस्टमर, पर आपके ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चर, आपने कुछ गुड्स लिया मैन्युफैक्चर से और आपने सप्लाई किया कस्टमर से, तो आप जो गुड्स सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यू आर अ सप्लायर। आपने तो मैन्युफैक्चर से लिया और कस्टमर को सेल कर दिया, तो आपने जो सेल किया है आपने उसके साथ वारंटी भी सेल किया है, और वारंटी का जो कॉस्ट आएगा उसका प्रोविजन कौन करेगा? सप्लायर करेगा, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली कस्टमर को कौन डील कर रहा है? सप्लायर डील कर रहा है। तो सप्लायर अपने बुक्स में प्रोविजन क्रिएट करेगा, लाइबिलिटी अगर कुछ खर्चा आएगा, वारंटी का कुछ खर्चा आएगा तो वो प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करेगा, और उस प्रोविजन का जो उसने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया है वो तो कस्टमर को देने के लिए वो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन वो जो उसने ये गुड्स कहाँ से लिए? वो मैन्युफैक्चरर से लिए, तो वो जो ये खर्चा है वारंटी का, जो रिपेयरिंग का खर्चा है, वो किससे लेगा? रिम्बर्स करवाएगा मैन्युफैक्चरर से। अल्टीमेटली गुड्स तो उसने मैन्युफैक्चरर से लिए है ना, सप्लायर ने, तो वो अपना जो खर्चा है वो रिम्बर्स किससे करवाएगा? मैन्युफैक्चरर से रिम्बर्स करवाएगा। तो जब रिम्बर्स करवाएगा तो रिम्बर्स वो करा रहा है से अनादर पार्टी से, और लाइबिलिटी प्रोविजन क्रिएट कर रहा है वो अनादर पार्टी के लिए, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली, अलग अलग रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिम्बर्समेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट, बिकॉज वो रिम्बर्स करवा रहा है मैन्युफैक्चरर से, जो कि दूसरा पार्टी है, उसको वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, और प्रोविजन वो क्रिएट कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसको वो लाइबिलिटी अलग से दिखाएगा, और रिम्बर्समेंट जो उसका हो रहा है वो अलग से शो करेगा एज एन एसेट। सो वही बोल रहा है, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी खर्चा रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिम्बर्स्ड बाय अनदर पार्टी, द रिम्बर्समेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली when there is a virtual certainty that the reimbursement will be received if the entity will settle the obligation। अब इसमें भी ये बोल दिया है कि सप्लायर का तो ये ऑब्लिगेशन है कि उसको कस्टमर को ये वारंटी का बेनिफिट देना पड़ेगा, लेकिन अगर सप्लायर को मैन्युफैक्चरर नहीं दे तब वो रिम्बर्समेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। रिकॉग्नाइज तभी करेगा जब उसका वर्चुअल सर्टेनिटी होगा कि उसका जो कॉस्ट इनकर हो रहा है वो मैन्युफैक्चरर से रिम्बर्स्ड हो जाए, 100% श्योरिटी रहेगा, तभी वो अपने बुक्स में रिम्बर्समेंट दिखाएगा, नहीं तो वो नहीं दिखाएगा। और नेक्स्ट थिंग इज रिम्बर्समेंट को सेपरेटली शो करेगा इन द बुक्स एज एन एसेट, और प्रोविजंस को अलग से सेटल करेगा। The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of provision। Another thing, अगर वारंटी कॉस्ट सप्लाई का सपोज 1000 रुपीज आया है और वो रिम्बर्स करवा रहा है सपोज 700 रुपीज, सो एक्चुअल में जो सप्लायर का कॉस्ट है, वारंटी का कॉस्ट है, वो 1000 रुपीज है और रिम्बर्स हो रहा है उसको 700 रुपीज, तो वो उसके बुक्स में 300 रुपीज एज एन एक्सपेंस बुक होगा। लेकिन कभी भी रिम्बर्समेंट अमाउंट इज नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन जितना है, जितना उसने क्रिएट किया प्रोविजन, जितना एक्चुअल कॉस्ट है उतना उसको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो द रिम्बर्समेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट, और द अमाउंट रिकॉग्नाइज फॉर रिम्बर्समेंट, जो भी रिम्बर्समेंट के लिए अमाउंट रिकॉग्नाइज करेगा शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। In the statement of profit and loss account, expense relating to the provision may be presented net of the amount of recognized for the reimbursements। अगर आपका रिम्बर्समेंट कुछ दूसरे प्रोविजंस का है और आपका प्रोविजन दूसरे चीज के लिए है, जैसे आपका रिम्बर्समेंट आया फॉर एनी अदर क्लेम एंड आपका प्रोविजन है फॉर वारंटी,
सो यू कैन नॉट सेट ऑफ दैट कि आप इसके क्लेम के साथ, इसके रिम्बर्समेंट के साथ इसका प्रोविजन को सेट ऑफ कर लोगे, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका वारंटी का ही प्रोविजन है और वारंटी का ही रिम्बर्समेंट है, तो उसको आप अगर आपका सपोज वारंटी का प्रोविजन 1000 है और आपका रिम्बर्समेंट 800 है, तो वो 200 रुपीज जो है ना, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस दिखा सकते हो नेट ऑफ। This reimbursement is to be explained with the help of illustration. Suppose X Beauty Solution Limited is selling cosmetic products under its brand name B, but it is getting its product manufactured from Y Limited. X Limited एक अपना cosmetic product सेल कर रहा है अपने ही ब्रांड नेम B पे, और वो मैन्युफैक्चर करता है वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से खरीद के वो सेल कर रहा है। तो मैन्युफैक्चर कौन है? वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है? सप्लायर है, और वो कस्टमर को डायरेक्टली डील कर रहा है। इट हैज एन अंडरस्टैंडिंग इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट विथ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के साथ एक्स लिमिटेड का एक एग्रीमेंट है दैट इफ द कंपनी बिकम लायबल फॉर एनी डैमेज, अगर एक्स लिमिटेड को कोई भी डैमेज हुआ ड्यू टू क्लेम ऑफ और इंजरी टू द कस्टमर्स, कस्टमर को कुछ हार्म हुआ और उसके कारण कंपनी को कुछ भी डैमेज हुआ of the cosmetic products, 30% will be reimbursed to it by Y Limited. 30% मैन्युफैक्चर को रिम्बर्स करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 a claim of 30 lakhs become payable to the customer by X Beauty Solution Limited। तब मतलब 2021 में 30 lakhs का लाइबिलिटी आ गया एक्स ब्यूटी सॉल्यूशन में ड्यू टू इंजरी टू द कस्टमर because of the damage claim. So X Limited तो अपने बुक्स में 30 lakhs का प्रोविजन कर दिया। अब उसका रिम्बर्समेंट भी होना चाहिए, क्योंकि 30% बोला है कि अगर कुछ भी क्लेम होगा तो उसका 30% हमको वाई लिमिटेड देगा। तो हाउ शुड एक्स ब्यूटी सॉल्यूशन account for the claim that becomes payable? Since the understanding results in an enforceable agreement, द रिम्बर्समेंट कितना होगा? 30 lakhs का 30% दैट इज 9 lakhs, 9 lakhs रिम्बर्स्ड होगा, तो उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेगा एक्स लिमिटेड ब्यूटी सॉल्यूशन, बिकॉज सप्लायर है वो, तो वो 30 लाख का तो प्रोविजन करेगा और 9 lakhs का रिम्बर्समेंट करेगा। और जो उसको लॉसेज हुआ है, वो कितना लॉस हुआ है? बिकॉज 9 लाख उसका रिम्बर्स हुआ, 30 लाख को उसको सेपरेटली मतलब उसका प्रोविजन हुआ, shall be recognized as reimbursement right and provision will be recognized for 30 lakhs। ठीक है, the reimbursement right shall be treated as a separate asset because reimbursement right को separate asset treat करेगा and shall not be set off with the provision के साथ set off नहीं करेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाएगा? क्योंकि उसका 30 लाख का प्रोविजन था और 9 लाख उसका रिम्बर्समेंट हुआ, तो उसका नेट कॉस्ट कितना लगा? एक्सपेंस 21 लाख रुपए लगा। तो इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द एक्सपेंस में बी प्रेजेंटेड, उसको नेट ऑफ करके वो एक्सपेंस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाएगा 21 lakhs आफ्टर ऑफसेटिंग द रिम्बर्समेंट राइट। तो उसको 21 lakhs को वो पीएल में दिखाएगा और प्रोविजन जब क्रिएट करेगा तो सेपरेटली दिखाएगा, रिम्बर्समेंट को अलग दिखाएगा और प्रोविजंस को अलग दिखाएगा। अब रिव्यू ऑफ प्रोविजंस, review and adjust provision at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. Outflow no longer probable, provision is reversed. Provision shall only be used for the purpose for which they were originally recognized. मतलब हर at the end of the reporting date प्रोविजन को रिव्यू किया जाता है, को प्रोविजंस को एडजस्ट किया जाता है एट द बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस के ऊपर। आउटफ्लो नो, अगर आउटफ्लो नहीं है वो प्रोविजंस का, अगर हमको पता है कि वो प्रोविजन अब एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 10 lakhs का प्रोविजन एंटिटी ने क्रिएट किया, वारंटी का 10 lakhs का प्रोविजन, अब 1 साल बीत गया तो वो प्रोविजन अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको प्रोविजन को रिवर्स कर दिया। अब वो प्रोविजन
सो एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ता है अगर उसका लाइबिलिटी नहीं है तो विद इन 1 ईयर. दिस इज टू बी एक्सप्लेन. ये वारंटी का एग्जांपल ये कि अगर जिसका प्रोविजन ही नहीं है, मतलब जिसका आउटफ्लो अब प्रोबेबल ही नहीं है, तो उस प्रोविजन को रिवर्स कर दीजिए. प्रोविजन शैल ओनली बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर ऑलरेडी. जैसे वारंटी का प्रोविजन है तो वारंटी के पर्पस के लिए ही यूज होगा. अगर वो क्लेम्स, एनी अदर क्लेम्स का प्रोविजन है तो वो क्लेम्स के लिए ही यूज होगा. तो ये नहीं है कि आप वारंटी का प्रोविजंस को दूसरे रिम्बर्समेंट के साथ ऐसे नहीं होगा. जो प्रोविजन है फॉर विच दे वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज, उसी पर्पस के लिए इट इज यूज्ड. जैसे प्रोविजन आपने किया, कोई वारंटी का प्रोविजन किया, वो पैसा जो प्रोविजन किया उसको आप दूसरे चीज में यूज नहीं कर सकते. उसी के लिए वारंटी के लिए अगर आपने प्रोविजन किया तो वारंटी के लिए ही उसको यूज कर. नाउ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एज वी हैज डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास दैट अगर दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को इक्वली परफॉर्म करती है तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होती है. या तो दोनों पार्टी इक्वली परफॉर्म करे या नहीं परफॉर्म करे. अगर दोनों पार्टी नहीं परफॉर्म करती है तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दोनों पार्टी अगर परफॉर्म करती है तब भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है. पर इंडेस 37 एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अप्लाई नहीं होता है. वो ओनली ओनली ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे इंडेस 37 अप्लाई होता है. तो ओनरस और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ओनरस बिकॉज हम लोग ने नॉन ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? Onerous contract is a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceed the economic benefit expected to receive under it. Suppose आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया with the customer कि we will deliver 1000 unit of product within 1 month. लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आप डिलीवर करते हो 1 मंथ के अंदर तो आपका जो मीटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो हायर आ रहा है देन बाय टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट को आप फुलफिल करते हो तो आपका कॉस्ट ज्यादा आता है रादर देन आप जो उससे अगर आपको उसको बर्च करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कम आता है. तो आप क्या करोगे? आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे. कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे तो आपका कॉस्ट कम आएगा, तो आप कॉस्ट कम में ही प्रोविजन करोगे. वही बोल रहा. ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पे कि आप अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव अंडर इट. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि हम लोग ने एक लीज होल्ड लैंड लिया था, उसमें हम लोग ने एक फैक्ट्री सेटअप. अब वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है. प्रोडक्शन के 2 साल बाद ही प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री इज नॉट रनिंग वेल. So if the factory is not running well and not giving the profit to the organization, the management has decided to shut down the factory and to relocate the factory in any other area. So उसको shut down करने के लिए अब वो तो उन्होंने तो लीज होल्ड लैंड पे अपनी फैक्ट्री का सेटअप किया था. अब क्लोज करेंगे तो 8 साल का लीज का रेंट देना पड़ेगा. लीज का 8 साल का रेंट जो होता है वो सपोज 50 लाख. अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा 50 लाख रुपया लीज का कॉस्ट आएगा. और अगर हम ब्रीच करते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट को तो मेरा कॉस्ट आएगा. सपोज हम लोग ब्रीच करते हैं, अगर हमको उसको रन नहीं करना
तो अगर हम उसको ब्रीच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पेनल्टी देते हैं, तो वो पेनल्टी आएगा 60 लाख। तो क्या करेंगे हम, वेदर वी विल कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट और वी विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि अगर दोनों में से जो लोअर होगा ना, उसी को हम ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में मेजर करेंगे। मेजरमेंट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एज अ प्रोविजन when the unavoidable cost is greater than economic benefit. In that case, measurement is at the lower of the cost of terminating of the contract. अगर हम कॉस्ट को टर्मिनेट करते हैं तो मेरा पेनल्टी लगेगा 60 लाख, और अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो मेरा जो कंटिन्यूइंग कॉस्ट है वो 50 लाख का है। तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज हम तो लोअर ऑफ 2 लेंगे ना, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब उस लैंड को सबलीज कर दिया, सबलीज करने से मुझे कुछ इनकम हुआ, उस इनकम को अगर हम कॉस्ट से लेस करें तो मेरा कॉस्ट तो कम हो जा रहा है ना। तो जो नेट कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सबलीज करने के बाद मेरा जो नेट कॉस्ट आता है, 50 लाख का मेरा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है जो मेरे को 8 साल का रेंट देना है, उसमें से अगर हम सबलीज का रेंट 30 लाख अगर मेरे को मिलता है तो 20 लाख का ही तो मुझे प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। और अगर हम आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते तो मेरे को 60 लाख का पेमेंट। So if the contract can be terminated without paying penalty, then it is not onerous. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हो विदाउट पेनल्टी तो ये ओनरस नहीं है। This is to be explained with the help of example. Means a company that operates profitably from its current lease building relocates its operation to a building but pay rent during the remaining 4 years. Lease term on the old building has a onerous contract. Means a company that operates profitable from its current lease building. कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अपने करंट लीज बिल्डिंग से अब अपने बिल्डिंग को रीलोकेट करना चाहता है, टू बिल्ड relocate to its operation to a building but pay rent during the remaining 4 years. अब उसका रिमेनिंग 4 years का रेंट बाकी है। लीज टर्म on the old building has onerous contract. Means इसका onerous contract है लीज टर्म का ओल्ड बिल्डिंग। इन दिस केस कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू मेक पेमेंट बट इज नो लॉन्गर यूजिंग द एसेट। और कंपनी का लाइबिलिटी है कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा 4 साल का, बट ये इवन वो यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है उससे मतलब नहीं, कंपनी को पेमेंट। नाउ अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू onerous contract is, suppose entity XYZ Limited enter into a contract to supply 1000 unit of television set for rupees 20 lakhs. An increase in the cost of input has resulted into an increase in the cost of sale to rupees 25 lakhs. The penalty for non-performance of contract is expected to be rupees 2.5 lakhs. Is the contract is onerous and how much provision in this regard is required? मतलब एक्स लिमिटेड ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो 1000 टेलीविजन सेट का सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो उसका सेल कंसिडरेशन आएगा वो 20 लाख रुपीज आएगा, उस पर जो कॉस्ट आएगा वो 25 लाख। तो वो तो बिलो कॉस्ट पे ही सेल कर रहा है, तो वो क्यों सेल करेगा बिलो कॉस्ट में? तो उसका तो कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है और इनकम कम है। मतलब जो सेल कंसिडरेशन है वो 20 लाख है और उसका कॉस्ट जो लग रहा है वो 25 लाख है। तो वो सोचता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करें, हम अगर नहीं करेंगे तो मेरे को जो पेनल्टी लगेगा वो 2.5 लाख का ही लगेगा। इज द कॉन्ट्रैक्ट ओनरस? ये कॉन्ट्रैक्ट ओनरस है बिकॉज यहाँ पेनल्टी का बात आ गया, तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को मीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है तो उसको जो लॉस होगा वो 5 लाख का लॉस होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, टर्मिनेट करता है, तो उसको सिर्फ 2.5 लाख का पेनल्टी देना पड़े।
तो वो क्या करेगा, वो कॉस्ट को वो तो टर्मिनेट ही करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज उसका तो लॉस कम होगा। तो वो प्रोविजन किसका करेगा, 2.5 लाख का ही प्रोविजन करेगा, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा, बिकॉज उसका कॉस्ट जो है वो लेस है देन द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है तो उसका 5 लाख कॉस्ट है, और कॉस्ट को अगर ब्रीच करता है उसको 2.5 लाख का कॉस्ट आएगा। तो वो प्रोविजन तो 2.5 लाख का ही करेगा, और वो ब्रीच कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट। Now, restructuring. This standard also says about the restructuring. Index 37 says about restructuring. What is restructuring? Restructuring क्या है? The following are the examples of events that may fall under the definition of restructuring. रीस्ट्रक्चरिंग किस कारणों से होता है? रीस्ट्रक्चरिंग होता है जब कोई भी अपने लाइन ऑफ बिजनेस को टर्मिनेट करता है या सेल करता है, तब रीस्ट्रक्चरिंग होता है। सपोज एक बिजनेस सेटअप है, उसको मतलब टर्मिनेट करके दूसरे जगह उस बिजनेस को क्लोज करके दूसरी जगह उसने सेटअप कर दिया, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग होता है। द क्लोजर ऑफ द बिजनेस लोकेशन, अगर वन प्लेस टू अनदर, या एक लाइन ऑफ बिजनेस आप उसको क्लोज कर रहे हो, लगता है आपका यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ सेगमेंट इन डिफरेंट एरियाज, और वो एक सेगमेंट को क्लोज करके कर दिया है उसने अपना और सारा बिजनेस। सपोज रिलायंस का डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर, अगर उसने अपना एक सेगमेंट बंद कर दिया है तो वो रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। जैसे कि उसने अपना क्लोज कर दिया कोई भी एक बिजनेस एक लोकेशन में, और दूसरे लोकेशन में उसको सेटअप कर दिया, तो वो भी रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। और अगर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है तो वो रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रीस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल्स क्या है। अगर कोई अपना बिजनेस को क्लोज कर देता है या टर्मिनेट कर देता है, या एक बिजनेस को क्लोज करके दूसरी लोकेशन में उसको सेटअप करता है, या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। अब रीस्ट्रक्चरिंग आप किस तरह से कर सकते हो? रीस्ट्रक्चरिंग के कारण किस कारणों से होता है? जैसे कि सपोज constructive obligation arises for restructuring. A constructive obligation arises for restructuring when the entity has decided, अगर कंपनी का कोई एक फॉर्मल प्लान है, एक डिसाइडेड फॉर्मल प्लान है कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी रीस्ट्रक्चरिंग होता है। एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है कब होता है? जब एक प्लान होता है, प्रॉपर प्रॉपर रीस्ट्रक्चर्ड प्लान रहता है कि या दिस now we will discontinue our operation, or we will close our business in this place, and we will relocate our business in any other location. तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, डिटेल फॉर्मल प्लानिंग होती है। as a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by starting to implement that plan or announcing its main features to those affected. रीस्ट्रक्चरिंग तब तक आप उसका प्रोविजन नहीं कर सकते जब तक कि उसका प्रॉपर एक डिटेल प्लान नहीं हो और आप उसको प्रॉपरली अनाउंस नहीं कर दे पब्लिकली। आप अगर उसको अनाउंस कर देते हो तभी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन करोगे। अगर आप उसको सिर्फ मैनेजमेंट ने अपना अप्रूवल में बोर्ड में बोल दिया कि हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और उसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और उसका प्रॉपर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है कि आप रीस्ट्रक्चर करोगे, तो उसका कोई वो नहीं रहता, वैलिडिटी नहीं रहती है। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तभी अराइज होगा व्हेन देयर इज अ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। एक फॉर्मल प्लान होना चाहिए, or when a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by starting to implement that plan or announcing its main features to those affected by it. सो रीस्ट्रक्चरिंग उसी के कारण होता है, जैसे कि एक तो आपका डिटेल फॉर्मल प्लान होना चाहिए, और एक आप जब तक कि मैनेजमेंट उसको अप्रूव नहीं, मैनेजमेंट तो अप्रूव कर देती है पर इसको फॉर्मली डिस्क्लोज नहीं करती। अगर अगर अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी एम्प्लॉय, अपने बैंकर्स को भी इन्फॉर्म करती है कि वी आर रीस्ट्रक्चरिंग, तो जब तक कि वो फॉर्मली इन्फॉर्म नहीं कर दे वैलिड एक प्रॉपर प्लान के साथ,
तो वो जब तक कि वो इफेक्ट नहीं है तब तक वो इफेक्टिव नहीं होता, तब तक आप प्रोविजन नहीं कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तभी अराइज होता है जबकि एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है और एक प्रॉपर पब्लिकली उसको अनाउंस कर देते हो, तभी उसका बोर्ड ऑफ डिसीजन से बोर्ड डिसीजन ले लिया कि हम लोग रीस्ट्रक्चर करेंगे ना पेपर, it does not works, it does not create a reconstructive obligation. A board decision alone does not create कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। से बोर्ड के डिसीजन से नहीं होता है, उसमें फिर प्रॉपर प्लान करना पड़ता है और प्रॉपर अनाउंसमेंट भी करना पड़ता है, तभी रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल होता है और उसका प्रोविजन किया जाता है। अब डिटेल ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, या तो बिजनेस रिलेटेड हो, कोई भी बिजनेस आप अगर चेंज कर रहे हो, अगर लोकेशन अफेक्ट हो रहा है, प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फंक्शन और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु विल बी, कितने फंक्शंस, इसी और स्ट्रक्चरिंग के कारण बिजनेस भी अफेक्ट होता है, प्रिंसिपल जहाँ लोकेशन भी अफेक्ट होता है। सपोज यू आर establishing your business in a leasehold land and you are just relocating from one place to another, so cost also incurred at the time of restructuring. So that cost which is required for restructuring to close down the business, that cost is included in the provision, उसका उसी का provision किया जाता है। पर अगर आप नए प्लेस पे कुछ खर्चा कर रहे हो जहाँ रीलोकेट कर रहे हो, उसका कॉस्ट आपका नहीं होगा, लेकिन आप बिजनेस क्लोज करने के लिए जितना भी एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, जैसे कि आपने एक लीज होल्ड लैंड लिया था, उस पर अपना बिजनेस को स्टैब्लिश किया था, अब उसको लीज होल्ड लैंड का पीरियड अभी बाकी है, उसका लीज होल्ड लैंड का रेंट भी देना है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे तो उस पर आपका पेनाल्टी लगेगा, या आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। तो वो जो एक्सपेंसेस है सब, आप अपने ऑफिस में आपके 100 एम्प्लॉयज है, उसको आप टर्मिनेट कर रहे हो, या कुछ आप एम्प्लॉयज आपके साथ आपके बिजनेस के साथ रीलोकेट हो रहे हैं, या आपका बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है, तो सारा शट डाउन एक्सपेंसेस, लीगल फीस एंड ऑल फॉर्मेलिटीज, अपने बिजनेस क्लोज करने को अपने एम्प्लॉयज का पेमेंट करना, तो सब इंक्लूड होता है ये कॉस्ट में। और अगर अगर आप कुछ भी कितने नंबर्स और क्या क्या फंक्शन को आप कंपनसेट कर रहे हो, और फिर एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर अंडरटेकन, टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कितना टाइम लग रहा है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, तो ये सब डिटेल्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है। नाउ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, एज आई सेड, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट वही है जो कि आपको रीस्ट्रक्चर करने के लिए जरूरी है, आपके बिजनेस को क्लोज डाउन करने के लिए वो खर्चा नहीं इंक्लूड होता है जो कि एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। सपोज एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो रहे हैं, उसका कॉस्ट आपका इंक्लूड होगा, पर जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रीलोकेट हो रहे हैं उसको आप कुछ पे कर रहे हो, उसका उसका सैलरीज को पे कर रहे हो, तो वो एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड होंगे। रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो आपके बिजनेस के साथ रीलोकेट हो रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस को आप रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करोगे, पर जो एम्प्लॉयज को आप टर्मिनेट कर रहे हो, जिसका आप सैलरी 3 मंथ्स इन एडवांस दे रहे हो, बिकॉज you are closing the business and there is a policy in the organization, if if the organization says to leave the employees, though they had to pay a 3 month salary to the employees, so it's a policy of the organization. So all the expenses which is related to entail by the, मतलब which is related to restructuring, जैसे लीज, मैंने बोला कि अगर आप लीज है होल लैंड पे आप कंस्ट्रक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, तो यू हैव टू पे द रेंट, इधर यू आर यूजिंग दैट लैंड और नॉट, इट्स यू। और भी कोई, अगर कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को क्लेम को कोई मतलब ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं किया, तो यू हैड ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट्स, so you have to fulfill that, either you had to fulfill or you have to penalize for that. So आपको वही सब कॉस्ट आता है रीस्ट्रक्चरिंग में, और नॉट इंक्लूडेड लाइक अगर आप अपने ऑनगोइंग मतलब एम्प्लॉयज को जो आपके साथ रीलोकेट हो रहे हो उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो, मार्केटिंग ट्रेनिंग, या रीलोकेट कंटिन्यूइंग स्टाफ को इन्वेस्टमेंट इन द न्यू सिस्टम, आप अपना बिजनेस नए
जगह पे रीलोकेट किया तो वहां पे आपने अपना बिजनेस का सेटअप किया है, इन्वेस्ट किया है, एक नेटवर्क बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या मार्केटिंग नेटवर्क। सो उस पे अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो वो रीलोकेशन रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। वो सब एक्सपेंसेस रीस्ट्रक्चरिंग, अगर आप रीलोकेट कर रहे हो अपना कुछ भी बिजनेस का एक्सपेंसेस, वो इंक्लूड नहीं होगा। अप टू द प्लेस वेर यू, जिसको आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हो उतना ही खर्चा इंक्लूड होगा, उसी का प्रोविजन बनेगा। दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लाइक एक्स सीमेंट लिमिटेड हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट situated in 3 different states of India. The board of directors of X Cement Limited, in their meeting held on January 10, 2021, decided to close down its operation in one particular state on account of environmental reasons. A detailed formal plan shutting down the above units was also formalized and agreed by the board of directors in that meeting, which specifies the approximate number of employees who will be compensated and expenditure expected to be incurred. So, date of implementation of plan has also been mentioned. Meetings were also held with the customers, suppliers, and workers to communicate the features of the formal plan to close down the operation in the said states. And the representatives of all the interested parties were present in those meetings. Do the action of the board of directors create a constructive obligation that needs a provision for restructuring? So, there is a 3 manufacturing units situated in 3 different states of India. So एक सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 3 different states of India में located है. The board of directors of X Limited in their meeting held on January, board of directors का मीटिंग हुआ in January, decided, उन लोगों ने डिसाइड किया कि we will close down our operation in one particular state on account of environmental reason. Due to some environmental reason, they want to close their operation in one particular state. A detailed formal plan shutting down the above units was also formalized and agreed by the board of directors in that meeting, which specifies the approximate number of employees who will be compensated. एक फॉर्मल प्लान बनाया गया कि हम लोग फॉर्मल प्लान इज फॉर्मलाइज्ड in order to shut down the unit, and वो बोर्ड के एग्रीमेंट के हिसाब से हुआ. बोर्ड वाज आल्सो एग्रीड with that plan, and उसमें specifies the कि approximate इतने number of employees will be compensated and and expected to be incurred. इतने number of employees को compensate करेंगे हम लोग और इतने expected to be incurred, the expenditure which is incurred इतना होगा. तो उन लोग ने डिसाइड किया था अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग में अलॉन्ग विद फॉर्मल प्लान्स. एंड जो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन था हैज आल्सो बीन मेंशन कि हम लोग इस डेट पे अपना प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. मीटिंग वेर ऑल्सो हेल्ड विद कस्टमर्स के साथ भी मीटिंग हुई, सप्लायर्स को भी इन्फॉर्म किया गया, वर्कर्स को भी कम्युनिकेट किया गया कि वी आर क्लोजिंग द ऑपरेशन so in the said state, and all the representative and all interested parties who are present in those meetings, सबको इन्फॉर्म किया गया, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिया गया सबको कि वी आर क्लोजिंग द ऑपरेशन, प्रॉपर अनाउंसमेंट्स की गई. Does the action of the board of directors create a constructive obligation that needs a provision for restructuring? Yes, because यहाँ पे फॉर्मल प्लान भी है और प्रॉपर अनाउंसमेंट भी की गई है. बिकॉज ओनली बोर्ड डिसीजन नहीं लिया गया कि बोर्ड सिर्फ डिसाइड कर लेगा, प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मल प्लान के साथ बोर्ड का डिसीजन भी लिया गया है और ऊपर से उसके बाद प्रॉपर सभी को प्रॉपरली अनाउंस भी किया गया है. सो इट्स कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज पर इंडेस 37. सो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग होगा. So as per Ind AS 37, the condition prescribes are जो भी conditions as per Ind AS 37 के हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग का कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होने के लिए
there should be a detailed formal plan for restructuring. हाँ, यहाँ पे है detailed formal plan. They had taken a detail, they had done a detailed proper plan उन लोगों ने किया है. और we should have a raise valid expectation in the mind of those affected. जो भी people affect होंगे उस plan से, उनको बताया गया है that the entity would carry out the restructuring by announcing the main feature of its plan to restructure. The board of directors have discussed and formalized a formal plan. Means board of directors have discussed and formalized a formal plan of winding up the operation in the above said state. The plan was communicated to the parties affected and created a valid expectation in their mind that X Cement Limited would go ahead with its plan to close down operation in that state. So board of directors have discussed and formalized a formal plan. उन लोगों ने डिस्कस किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रॉपर प्लान बनाया, फॉर्मलाइज किया उसको, और कि हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को. एंड द प्लान वाज कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज who are affected and create a valid expectation in the mind, and that X Cement Limited would go ahead with its plan to close down operation in that state. So वो उस स्टेट को अपने क्लोज डाउन कर रहे हैं. बोर्ड ने प्रॉपर डिस्कस किया, प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर एक मीटिंग में बुलवाई, और उसके बाद ये तो इट्स कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज पर इंडिया 37. सो इन दैट केस यहाँ पे प्रोविजन होगा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड एट द ईयर एंड. नाउ क्लोजर ऑफ डिवीजन. अगर कोई भी एक डिवीजन, जैसे कि कोई भी एक यूनिट अगर एंटिटी अपना क्लोज कर रहा है, नो इम्प्लीमेंटेशन बिफोर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. अगर रिपोर्टिंग पीरियड के पहले कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया उन्होंने, जैसे कि मार्च 12 2021 द बोर्ड ऑफ एंटिटी डिसाइडेड टू क्लोज डाउन अ डिवीजन. उन लोग ने मार्च में आके डिसाइड किया कि हम लोग एक अपने डिवीजन को क्लोज करेंगे before the end of the reporting period, that is on 31st March 2020. The decision was not communicated. Decision को communicate नहीं किया गया to any of those affected and no other steps were taken. ना तो formal plan बनाया गया, ना सिर्फ बोर्ड ने डिसाइड किया. तो क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है? To any of those affected and no other steps were taken to implement the decision. It is assumed that a reliable estimates can be made of any outflow expected. Only assumption is there. So whether it is a there is a they are fulfilling the condition of restructuring constructive obligation. No, they are not fulfilling the present obligation as a result of past event. There has been no obligating event. यहाँ पे कोई obligating event नहीं है, and so there is no obligation, no constructive obligation, because क्योंकि they are not making any formal plan, they are not communicating with the affected to those who are affecting. So no provisions is required in that case. Or closure of the business implementation before end of the reporting period. On March 12, 20, the board of entities decided to close down a division making a particular products. Means they want to close down one of their units, and which is making a particular product. On 2021, a detailed plan for closing the division was agreed by the board. A detailed formal plan is there which is agreed by the board, and later was sent to the customer warning them to seek an alternative source. Means they are also informed to their customers that we are not able to supply any more material to you, so you look any other party for your demand. So customers wanting to seek any other source of supply, and redundancy notices were also sent to the staff of the division. To that division, they are also communicated to the staff ki yeah, we are closing our business, so you look after any other you job. So it is assumed that a reliable estimate can be made of an outflow. Yeah, there is the condition which is mentioned in India's 37. They are fulfilling the condition for restructuring, and there is a constructive obligation is also present, because
क्योंकि the obligating event is the communication of the decision. Whatever the decision the board has taken and whatever the plan the board has made and also approved, which is also communicated to the affected people like customers and the employees. So it gives a rise a constructive obligation from that date. So it creates a valid expectation that the division will be closed. An outflow of the resources is also in order to settle the obligation. It's also probable that it will happen. So the provision is to be recognized. As on 31st March 2021, the best estimated practice. So a provision is recognized at 31st March 20 for the best estimates of the cost of the closing of the division. A customer X has made a claim of rupees 20 lakhs for liquidated damage. The entity is disputing the amount of claim due to the uncertainty involved in the amount payable. The entity recognizes this as a provision. After negotiation with the customer, the amount is agreed at rupees 15 lakhs. As there is no uncertainty involved relating to the amount payable, it's no longer meets the definition of the provision and should be classified as an appropriate category within the liability. Means X Limited has made a claim of 20 lakhs for liquidated damage. The entity means X Limited has claimed to the party that I have a damage of 20 lakhs and the entity is in dispute and of that claim they had went to an appeal, and due to the uncertainty involved in the amount, because whether they will pay or not, there is involved an uncertainty whether the customer will get that amount or not. There is no certainty present there. So due to the uncertainty in the amount payable, the entity recognize this as a provision. At that time they will, because the certainty is not there, the timing is not there, because it is under the disputed, the amount is in under dispute. So they will make a provision for that. After negotiation they had made out of court settlement that we will pay an amount of 15 lakhs, or instead of 20 we will pay a 15 lakhs. So whether it is any uncertainty involved in that amount, there is no uncertainty, because after negotiation they know at what amount they will pay and at what time they will pay. So there is a certainty present, virtual certainty is there, and virtual certainty 100% certainty is there. So they will not create a provision for that, they will create as a liability. Is their responsibility to pay that amount, because this is after negotiation. As there is no uncertainty involved relating to the amount payable, it's no longer meet the definition of provision. In provision it's a provision is a liability where uncertainty present, but in case of liability there is no uncertainty because they have to pay, they know the amount, and should be reclassified as a category within the liability. Now disclosure, what disclosure India's 37 says to give about the provisions, contingent liabilities and contingent assets. If there is a movement in the balance in any of the item in provisions, in contingent assets and liability, if there is any movement, then it should be disclosed. Like in this way, opening balance, then addition if any provision you has created in the current year, then any amount you had used, if unused amount reversed, if any amount any provision is reversed, increase in the discounted amount due to the passage of time and or change in the discounted rate. Then closing balance. In this way, if any movement in the balance, it should be disclosed in the same way, and no comparative reconciliation is required. Means you don't, in case of provisions, you don't know the, don't need to give the comparative reconciliation that this year you are giving, current year you have to go previous year, you know, no need to give. No comparative reconciliation is required by category,
Like category wise, you will give the brief description, timing, uncertainties of the provisions, expected and recognized reimbursements relating to the provisions, brief descriptions and financial effects of any contingent assets and liabilities. If it is impracticable to disclose any of the information, the fact shall be stated. Means brief description, timing, uncertainties of the provisions, expected and recognized reimbursements relating to the provisions, brief descriptions and financial effects of any contingent assets and liabilities. If it is impracticable to disclose any of the information, the fact shall be. Difference between Ind AS 37 and IAS 37. There is no such difference. कोई भी डिफरेंस नहीं है इंड एस 37 और आई एस 37 में. there is no difference between the Ind AS 37 and internationally accepted accounting standard the 37. कोई भी डिफरेंस नहीं है. बट AS 29 के साथ some of the differences are there. We will difference between AS 29 and Ind AS 37. There is two differences like discounting. Ind AS 37 बोलता है when the effect of the time value of the money is material, discounting is required. मतलब कि आपका more than 1 year है, अगर मतलब provision more than 1 year का effect of the time value है, money is material, means effect of the time value money is material, that is more than 1 year. If there is a like in case of asset retirement obligation, then in that case, in order to bring the present value, discounting is required. We had discussed by example also कि आप अगर इफेक्ट दे रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, अगर मटेरियल है मोर देन 1 ईयर है तो डिस्काउंटिंग आप करोगे एज पर इंड AS 37 बोलता है. लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, वो बोलता है कि डिस्काउंटिंग इज नॉट परमिटेड एक्सेप्ट फॉर डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद पीपी. हर केस में आप डिस्काउंटिंग का दरकार नहीं है. अगर रीस्टोरेशन का केस है, डीकमीशनिंग का, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन आप डीकमीशन कर रहे हो और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड कोई भी उससे रिलेटेड कुछ भी है आपका एक्सपेंसेस, तब आप उसको डिस्काउंट करोगे, उसका प्रोविजन आप करोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से. लेकिन इंड AS 37 सभी को बोलता है अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल, उस केस में आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. और कंटीजेंट एसेट के केस में बोलता है इंड AS 37 आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट डिस्क्लोज इन द फाइनल. कंटीजेंट एसेट अगर वहां पे वर्चुअल सर्टेनिटी है आपकी, तभी आप उसको बुक्स में एज ए एसेट दिखाइए. अगर वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है तो आप उसको मत दिखाइए बुक्स में. आपको रिकॉग्नाइज करने का कोई दरकार नहीं. कंटीजेंट एसेट को आप नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, ओनली डिस्क्लोज करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर एन इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल. तब भी आप डिस्क्लोज करोगे जब आप प्रोबेबिलिटी रहेगी. अगर प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहेगी तब भी आपको डिस्क्लोज करने का कोई दरकार नहीं. जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था वर्चुअल सर्टेनिटीज एंड आपने पढ़ा था कि 5% से अगर रिमोट है तो आपको डिस्क्लोजर का कोई दरकार नहीं एसेट के केस में. और अगर मोर देन लेस देन 50% इज देयर चांसेस, प्रोबेबिलिटी है, तो आपको एसेट के केस में डिस्क्लोजर का भी दरकार नहीं है. सो इन केस ऑफ कंटीजेंट एसेट आपको डिस्क्लोजर भी देने का दरकार नहीं है when there is no probability is not present. But in case of contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statement and are usually disclosed as a part of board of directors. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS के हिसाब से बोलता है कि कंटीजेंट एसेट को ना तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ना आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. आपको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में ही देना पड़ता है. तो AS बोलता है कि आपको ना तो कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करना, ना डिस्क्लोज करना. पर इंड AS 37 प्रोबेबल केस में, जहाँ पे कि आपका प्रोबेबिलिटी है, वर्चुअल सर्टेनिटी है, तो आप डिस्क्लोज कीजिए, उसको डिस्क्लोज कीजिए. और डिस्काउंटिंग भी आप तभी यूज कर सकते हो वहां जहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू इज मनी इज मटेरियल, इंड AS 37 के केस में. और AS 29 के केस में
आप उसको नहीं. Thanking you for watching my video. If you like, please share, like and subscribe.